दोस्तों, कहते हैं हर बाग में फूल नहीं खिलते हैं, कुछ बागों में मौत सांसें लेती है। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि दो रियल लाइफ एनकाउंटर्स हैं जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ये कितना भयानक हो सकता है। यह वीडियो मेरे चैनल की सबसे ज्यादा डरावनी वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने गांव की एक ऐसी बाग जिसको लोग तिवारी की बाग के नाम से भी जानते हैं। आज की कहानी आप सिर्फ सुनने नहीं वाले हो बल्कि आप एक्सपीरियंस करने वाले हो उन दोनों एनकाउंटर्स को। किसी वीडियो में मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, पर इस वीडियो में मैं ऐसा बोलूंगा कि आप इसे रात में बिल्कुल मत देखना। आप इसको लाइक करके सेव कर लो और दिन में देख लेना, पर रात में ऐसी चीजें देखने से हो सकता है आपकी मेंटल हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ जाए। ये कहानी है 1950s की, जब हमारे गांव में एंटर करने के लिए कोई पुल वगैरह भी नहीं था। आपको बाग से होकर जाना पड़ता था और उस बाग में मौत सबका इंतजार कर रही होती थी। लोग रात तो क्या, दिन में भी उस बाग से जाने का सोचते ही नहीं थे। हमारे गांव के आसपास करीब 5-6 गांव थे और उन 5-6 गांवों में से लोग हमेशा लंबा रास्ता चुनना पसंद करते थे, क्योंकि तिवारी की बाग से आना लोगों का टाइम तो बचाता था पर उनकी जिंदगी उनसे छीन लेता था। तो मैं पहला इंसिडेंट बताने वाला हूँ जो कि मेरे नाना के साथ हुआ था। और यह नाना मेरे सगे नाना नहीं थे। गांव में क्या होता है कि आस पड़ोस के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो सब हमारे नाना बाबा ये सब बना लेते हैं हम। तो ये हमारे नाना की कहानी है जिनका नाम था छटकू नाना। तो छटकू नाना जो थे वो गांव के सरपंच थे। तो क्या था, हमारे गांव के साथ साथ वह अगल बगल के गांव में भी काफी फेमस थे। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो उनको ना जानता हो। उस जमाने में भी मेरे नाना प्रैक्टिकल और साइंटिफिक सोच रखा करते थे। वह भूत, चुड़ैल, आत्माओं इन सब पर विश्वास ही नहीं करते थे। पर इस इंसिडेंट के बाद उनको जितना विश्वास इन सब चीजों पे है उतना शायद हम में से किसी को भी नहीं होगा। अब मेरे नाना गांव के सरपंच थे, तो रात का करीब 11-12 बज गया था। वह अपने घर को वापस लौट रहे थे दूसरे गांव से। मेरे नाना को उस गांव के लोग बोलते भी हैं कि सरपंच जी आप हमारे साथ यही ठहर जाइए, रात में इतना लंबा रास्ता तय करना आपको दिक्कत दे सकता है। नाना ने इस सब के जवाब में उनसे बोला कि अरे कोई बात नहीं, मैं तो ये तिवारी की बाग पड़ती है बगल में, मैं यही से आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा घर, कोई ज्यादा लंबा रास्ता नहीं है। यह सब सुनने के बाद गांव वालों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। उनको कई बार मना करने के बावजूद वह उनकी बात पे विश्वास नहीं करते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। पर उन्हें क्या पता था कि वह इस मंजिल पर पहुंच पाएंगे कि नहीं। आधे घंटे का रास्ता था, मेरे नाना को करीब 2 घंटे हो चुके थे चलते चलते। ऐसा लग रहा था कि वह जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते पर वापस आ जा रहे हैं। उस टाइम पर उनके पास कोई घड़ी वगैरह नहीं थी, पर उनको इतना अंदाजा जरूर था कि आधा घंटा छोड़ो बहुत टाइम हो चुका है उनको चलते हुए, क्योंकि वह काफी थक चुके होते हैं। ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर की पूरी एनर्जी किसी ने चूस ली है। वह अपने रास्ते में चल ही रहे होते हैं कि वह क्या देखते हैं कि एक बौना सा इंसान जिसकी हाइट करीब 4-4.5 फुट होगी, वह अपने रास्ते पर चला जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि वह नॉर्मल तरीके से चल रहा है, उसकी स्पीड काफी ज्यादा है। ऐसा लग रहा है मानो कि वह किसी से भागने की कोशिश कर रहा है। और रात के 12 बजे 4.5 फुट का इंसान, उनको लगता है कि यह किसी का बच्चा है जो कि अंधेरे में भटक गया है। उसको पीछे से कई बार आवाज भी दी जाती है कि बेटा रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी साथ ले चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक भी छोड़ दूंगा और खुद भी अपने घर चला जाऊंगा। पर वह इंसान पीछे मुड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह चला जा रहा था। उस समय मेरे जो नाना थे उनकी एज रही होगी 22 से 25 साल के बीच में, मतलब समझ जाओ यार एकदम जवान थे। तो वह एकदम भागते हैं उस बच्चे की तरफ, क्योंकि वह उनकी कई भी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था। वह एकदम भागते हैं और जैसे ही उस बच्चे के नजदीक पहुंचते हैं वह बच्चा गायब हो जाता है। उस काली रात के अंधेरे में मेरे नाना पूरी तरह से अकेले होते हैं। उनके साथ बस रहती है तो ठंडी हवा जो कि उनके बालों को सहला रही होती है।
ऐसा लग रहा था कि मानो वह बच्चा कभी वहां पे था ही नहीं और तिवारी की बाग आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे नाना का कहना था कि वह करीब 5 घंटा लगातार चले थे, तब जाकर उनको तिवारी की बाग मिली थी। उस बाग में वह एंटर किए ही होते हैं कि वह क्या देखते हैं कि पीछे से किसी ने उनको पकड़ लिया है, उनकी पीठ पे उसके हाथ है और उन हाथों से किसी ने उनको बुरी तरह से नोच लिया है। और वह पीछे मुड़ के देखते हैं तो दूर कहीं वही छोटी हाइट का बच्चा रहता है। वह मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि कहीं दूर वही बच्चा वहां पर खड़ा हुआ है और उसने ही उनकी पीठ को बुरी तरह से नोचा है। उनका खून एकदम से नीचे जमीन पर गिरने लगता है और पूरे अंदर तक उनको भेद दिया होता है और उनका खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने एकदम से उनके चाकू घुसेड़ के पूरा चीर दिया है और लग रहा था कि अब वे बच भी नहीं पाएंगे। उन्हें समझ आने लगता है कि यह तिवारी की बाग का कोई छलावा था जो कि 5 घंटे से मुझे भटका रहा था और अब मैं जिंदा बचूंगा या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। छटकू नाना भागना शुरू करते हैं। भागते 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 वह बाग खत्म ही नहीं हो रही थी। वह बुरी तरह थक जाते हैं। वह क्या देखते हैं कि जो बच्चा उनके पीछे था वह फिर से गायब हो गया है। छटकू नाना को एक बहुत ही दर्दनाक आवाज सुनाई देती है कि कोई फावड़ा है जिसकी वजह से किसी इंसान का कोई अंग काट दिया गया है और अंग काटने के बाद वह इंसान दर्द से तड़प रहा है और वह तड़प रहा है और साथ में किसी औरत के जोर जोर से हंसने की भी आवाज आ रही है। उनको कुछ भी दिख नहीं रहा है पर ऐसा लग रहा है कि मानो उनसे 10 कदम की दूर पर ही ये सब हो रहा है और एकदम उनके सामने ही हो रहा है, क्योंकि आवाज से साफ पता चल रहा था। वह अपनी अंतिम सांस तक भागने का डिसाइड कर लेते हैं और भागना शुरू करते हैं। बाग पीछे छूट जाती है। वह बाग से बाहर आ जाते हैं और थकने के बाद आराम से वो सांस वांस लेते हैं और जैसे ही अपनी मुंडी ऊपर करते हैं वही लड़का उनके सामने खड़ा है। वह समझ जाते हैं कि यह कोई 4.5 फुट का लड़का नहीं बल्कि एक आदमी है जिसका सर धड़ से अलग हो रखा है। और यह मंजर देखने के बाद वह वही बेहोश हो जाते हैं। जब कई समय तक उनका कुछ पता नहीं चलता है तो गांव वाले सुबह सुबह उसी बाग की तरफ निकल लेते हैं। गांव वाले डिसाइड करते हैं कि वह बाग के अंदर तो नहीं जाएंगे पर बाग के इर्द गिर्द जरूर ढूंढेंगे। छटकू नाना की किस्मत काफी अच्छी थी कि उन्होंने उस बाग को क्रॉस कर लिया था, वरना हो सकता कि वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहे होते। उनकी जब आंख खुलती है तो वह देखते हैं कि गांव वाले उनको बचाने आए हैं और वह क्या देखते हैं कि जो उनकी पीठ में जो घाव थे और जो उनका खून टपक रहा था, घाव में एकदम से पपड़ी बन चुकी है। जैसे आपके साथ भी होता होगा, आप गिरे होगे तो आपके चोट लगी होगी, खून बहा होगा, उसके बाद पपड़ी पड़ जाती है। तो वैसे ही उनके पूरे पीठ पे पपड़ी पड़ चुकी थी और जो खून टपक रहा था वो पूरा खून ऐसा लग रहा था कि किसी ने पी लिया है। एक रात के अंदर पपड़ी पड़ जाना यह तो काफी चौंका देने वाला था। दूसरा इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। यह इंसिडेंट भी मेरे एक नाना के साथ हुआ है। उनका नाम हम रख देते हैं पप्पू नाना, जो कि दरोगा थे। उनको उनके घर वाले बताते भी हैं कि बेटा तिवारी की बाग से मत आना, कहीं से भी आ जाना। पर उनको क्या लगता है कि तिवारी की बाग में चोर चक्का बहुत होगा, यानी कि चोरिया का सामान जो होता है, जो चोर लोग चुराते हैं, वह सब वहां पे स्मगलिंग करते होंगे उसी सामान की। और पूरे गांव में ढिंढोरा पीट रखा है कि भूत है, भूत है, भूत है। तो वह डिसाइड करते हैं कि अब तो वह उसी बाग से होते हुए जाएंगे और उन चोरों का पर्दाफाश कर देंगे। पर वह गलत थे। पप्पू नाना के साथ कोई छलावा तो नहीं होता है, लेकिन जब वह उस बाग में एंटर करते हैं तो उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है उस औरत से। एक औरत थी जो कि उनके रास्ते के बीच में आ जाती है और उसके हाथ में
एक लाश होती है। वह लाश पूरी तरह से खून से सनी हुई होती है और लिटरली वो औरत उस लाश को खा रही होती है। और जो लाश है उसका सर धड़ से अलग हो रखा है। यह सब देखने के बाद भी पप्पू नाना को यह सब फेक लगता है। उनको लगता है कि चोर कुछ ना कुछ ट्रिक अपना रहे हैं, इनकी कोई चाल है। ये अपनी साइकिल को वही रोक देते हैं। उस टाइम पे बाइक बहुत कम लोगों के पास होती थी, तो वो साइकिल से ही आया जाया करते थे। तो वो जैसी साइकिल रोकते हैं, वो क्या देखते हैं कि जो औरत थी लाश के साथ दोनों के दोनों गायब हो जाते हैं। और यह सब देख के पप्पू नाना की एकदम से फट जाती है। वह तुरंत बैठते हैं साइकिल में और निकल लेते हैं, क्योंकि यह सब देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि ये जो भी है यह इंसान तो नहीं है, और जो भी है बहुत खतरनाक है। वह भागते हैं और पीछे से किसी औरत की जोर से चिल्लाते हुए आवाज आने लगती है। और जब वह पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको दिखता है कि वही औरत उस लाश को लेके चिल्लाते हुए उनके पीछे भाग रही है। उसका मुंह पूरी तरह से फट गया है और आंखें अंदर धंस चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि वह औरत मन बना चुकी है किसी की जान लेने की। पप्पू नाना की हिम्मत नहीं बढ़ती है दोबारा से पीछे देखने की। वह एकदम भगाते चले जाते हैं अपनी साइकिल को। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आज एक्सीडेंट हो जाए, चाहे साइकिल का टायर फट जाए, चाहे चैन उतर जाए। दोस्तों, इसकी बैक स्टोरी मैं बताना चाहूंगा। ये करीब 1900 की बात है। बहुत पहले उस बाग में हस्बैंड वाइफ का घर होता था, उसी बाग के बीचों बीच। और वह बाग आम की बाग हुआ करती थी, जो कि काफी घनी थी। पर उस बाग में प्रॉब्लम क्या थी कि उस बाग में कभी भी आम नहीं होते थे, जबकि वह आम की बाग थी। जो वाइफ थी वह काफी परेशान रहती थी। तो क्या होता है, पुराने जमाने में साधु लोग जो होते थे वह भिक्षा मांगते थे। तो उसके घर भी एक साधु आता है भिक्षा मांगने। तो वह उस साधु से पूछ लेती है कि बाबा आप बताइए कि हम क्या करें कि इस बाग में फल आए। तो जो बाबा होते हैं वह उससे बताते हैं कुछ काले जादू के बारे में। उसको बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे ऐसे काला जादू करना है, तुम्हारी बाग में पूरी तरह से आम आ जाएंगे। बीवी करना शुरू करती है। बाबा उसको इस तरह से मैनिपुलेट कर लेते हैं, एट लास्ट वह उससे बोल देते हैं कि तुमको किसी ना किसी की बलि देनी पड़ेगी जो कि तुम्हारे बहुत क्लोज हो। तो वह बताती है कि मेरा तो कोई भी है ही नहीं मेरे पति की सिवा। तो बाबा कहते हैं कि अपनी पति की बलि दे दो, मैं बाद में उसको जिंदा भी कर दूंगा। तो वह औरत इस तरह से मैनिपुलेट हो चुकी होती है कि उसको लगने लगता है कि यह बाबा सब कुछ है, यह मेरे मरे हस्बैंड को भी वापस ला सकता है और मुझे तो बस एक बार बलि तो देनी है। तो वह क्या करती है, जो हंसिया होती है जिससे खेत के में जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं उसको काटा जाता है, तो जो हंसिया होती है उसी हंसिया से वह अपने हस्बैंड का सर काट देती है। और उस सर से जो खून निकला होता है वह भी पी जाती है। और इस सब के बाद वह बाबा एकदम से कहीं ना कहीं गायब ही हो जाता है, कभी वापस लौट के भी नहीं आता है। जब लोगों को पता चलता है कि इस औरत ने अपने पति की इस तरह से जान ले ली है, तो उस औरत को जिंदा जला दिया जाता है। और उसी की बात से वह औरत घूमती है और लोगों का खून पीती है। यानी कि स्टार्टिंग में जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया था कि पीठ में किसी ने नोचा था और ऐसा लग रहा था कि खून किसी ने चूस लिया है, वह खून उसी वाइफ ने चूसा होता है, क्योंकि काला जादू कर करके उसको खून पीने की आदत हो गई थी और उसको लोगों ने उसी टाइम पर जलाकर मार दिया था। और जिस सरकटे के बारे में मैंने आपको बताया था वह कोई और नहीं, उसी औरत का पति है, जिस पति को आज भी वह ऐसे लेकर घूमती रहती है और सबसे भीख मांगती है कि मेरे पति को जिंदा कर दो, मेरे पति को जिंदा कर दो, मेरे पति को जिंदा कर दो। लोगों का कहना है कि उस बाग से कोई होकर तो नहीं जाता है, क्योंकि पुल बन चुका है और सबका आना जाना उस पुल से ही होता है। पर आज के टाइम पर वह बाग पूरी तरह से सूख चुकी है। उस जगह पे ना कभी कोई पशु पक्षी गए हैं और ना ही कभी कोई इंसान, और जो गया है वह शायद ही कभी वापस आया है।
तो दोस्तों यार, एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैं कभी नहीं कहता आपसे कि आप सब्सक्राइब करो, मैं कभी नहीं कहता आपसे कि आप लाइक करो, पर यार दो चीजें आज हो सके तो कर देना। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट है जो कि सुनाने लायक है, कोई कहानी, कोई किस्सा, उस स्टोरी को मेरे ईमेल पर सेंड कर दीजिए किसी भी फॉर्मेट में। चाहे वो आप बोलकर भेज सकते हो, चाहे आप लिखकर भेज सकते हो। तो मैं चलता हूँ एक नई वीडियो बनाने के लिए। मिलेंगे एक ऐसी रियल लाइफ एनकाउंटर के साथ।